चित्तौड़ की घेराबंदी। ये नाम सुनते ही दिमाग में वीरता, प्रेम और बलिदान की तस्वीरें घूमने लगती हैं, है ना? ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही ड्रामेटिक चैप्टर है। आज हम 1303 की इसी घटना की तह तक जाएंगे। और सबसे मजेदार बात क्या है, हम ये सब समझेंगे इतिहास की किताब के सिर्फ एक पन्ने से। जी हाँ, सिर्फ एक पन्ना। तो चलिए इस पन्ने को पलटते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या राज छुपे हैं। तो ये है वो पन्ना, यही है हमारी आज की पड़ताल का आधार। देखने में शायद ये काफी डेंस या मुश्किल लगे, पर फिक्र की कोई बात नहीं। हमारा काम ही यही है कि हम इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट को आसान बनाएं और देखें कि चित्तौड़ की उस हिस्टोरिकल सीज, उस घेराबंदी के बारे में ये हमें क्या क्या बताता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम मिलेंगे एक राजा और उसके राज्य से। फिर जानेंगे कि सुल्तान की एम्बिशंस क्या थी, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। इसके बाद हम सीधे चलेंगे चित्तौड़ की उस महान घेराबंदी की तरफ और देखेंगे कि उस किले का नाम कैसे बदला। और आखिर में जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है, हम इतिहास और किंवदंती के बीच की धुंधली लकीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस राजा और उसके राज्य की, मेवाड़ के शासक की। तो ये है रावल रतन सिंह, समर सिंह के बेटे। साल 1302 एडी में ये मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि सिर्फ एक साल के अंदर ही उनके सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो मेवाड़ के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। अब देखिए, किसी भी टकराव के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है। तो अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे किरदार की, दिल्ली का वो ताकतवर सुल्तान जिसकी महत्वाकांक्षाएं उसे सीधा मेवाड़ के दरवाजे तक खींच लाईं। तो अब मैदान सज चुका था। एक तरफ मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। दो बहुत बड़ी ताकतें अब आमने सामने थी, और ये वो टकराव था जो इतिहास का पूरा रुख ही बदलने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि ये आक्रमण हुआ क्यों? इस सोर्स के हिसाब से इसके पीछे दो बड़ी वजहें बताई जाती हैं। पहली तो साफ थी, खिलजी की इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, मतलब अपने साम्राज्य को हर दिशा में फैलाने का जुनून। और दूसरी वजह, वो एक किंवदंती से जुड़ी है, रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती की बेमिसाल खूबसूरती की कहानी। कहा जाता है कि इसी कहानी ने सुल्तान को चित्तौड़ तक खींच लिया। और इन्हीं वजहों के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी के बिल्कुल दिल में, चित्तौड़ के किले की वो लंबी और बेहद नाटकीय घेराबंदी। तो देखिए, हुआ क्या था। जनवरी 1303 में खिलजी अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचता है। महीनों बीत जाते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त आ जाता है, पर वो किला जीत नहीं पाता। एक लंबी और नाकाम घेराबंदी के बाद जब सीधी लड़ाई से बात नहीं बनी, तो उसने धोखे का सहारा लिया और राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। लेकिन राजपूतों ने हिम्मत नहीं हारी। गोरा और बादल जैसे उनके बहादुर कमांडोज ने एक डेयरिंग रेस्क्यू मिशन चलाया, और इसी घटना ने 26 अगस्त को होने वाली उस आखिरी विनाशकारी लड़ाई की जमीन तैयार कर दी। 26 अगस्त 1303, ये तारीख बहुत बहुत जरूरी है। ये वो दिन था जब चित्तौड़ ने अपना पहला साका देखा, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब ये साका क्या होता है? देखिए, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये सम्मान और बलिदान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये तब होता था जब राजपूत योद्धाओं को ये यकीन हो जाता था कि अब हार निश्चित है, तो सरेंडर करने के बजाय वो सम्मान की मौत को चुनते थे। इसमें दो चीजें होती थीं, जौहर, जिसमें महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को अग्नि को समर्पित कर देती थीं, और वीर गति, जिसमें पुरुष केसरिया बाना पहनकर दुश्मन पर टूट पड़ते थे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते थे। और चित्तौड़ के उस पहले साका में एक अभूतपूर्व बलिदान देखा गया। रानी पद्मावती के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने जौहर की ज्वाला में प्रवेश किया, और दूसरी तरफ रावल रतन सिंह और उनके योद्धाओं ने किले के दरवाजे खोल दिए और अपनी आखिरी निर्णायक लड़ाई के लिए दुश्मन पर टूट पड़े। और जानते हैं, इस घटना का एक चश्मदीद गवाह भी था, सुल्तान का अपना दरबारी अमीर खुसरो। वो वहीं मौजूद था और उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा। उसने अपनी किताब खज़ाइनुल फुतूह में इस पूरी घटना को दर्ज किया, जिससे हमें एक आई विटनेस अकाउंट मिलता है।
तो लड़ाई खत्म हुई, किला फतेह कर लिया गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए अब देखते हैं कि इस जीत के बाद, इस विजय के बाद क्या हुआ। जीत के बाद खिलजी ने चित्तौड़ पर अपना कब्जा पक्का करने के लिए कुछ कदम उठाए। सबसे पहले उसने अपने बेटे खिज्र खां को वहां का गवर्नर बना दिया। फिर अपने बेटे के ही सम्मान में किले का नाम चित्तौड़ से बदलकर खिजराबाद रख दिया। हालांकि कुछ साल बाद, करीब 1311 के आसपास, उसने इसका कंट्रोल जालौर के मालदेव को सौंप दिया था। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इतिहास बनाम किंवदंती। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वक्त के साथ चित्तौड़ की ये कहानी बदलती गई और कैसे सच और अफसाना एक दूसरे में घुल मिल गए। तो देखिए, हमारे पास असल में दो अलग अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ है अमीर खुसरो की खजाइनुल फतूह, जो 1303 का एक कंटेम्प्ररी अकाउंट है, मतलब घटना के वक्त का एक मिलिट्री कैंपेन का ब्यौरा। और दूसरी तरफ है लगभग 240 साल बाद 1540 के आसपास लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य पद्मावत, जिसने रानी पद्मिनी की कहानी को घर घर तक पहुंचाया। और पद्मावत की कहानी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि उसके बाद आने वाले कई बड़े बड़े इतिहासकार, जैसे अबुल फजल, फरिश्ता, यहाँ तक कि कर्नल जेम्स टॉड ने भी इसी कहानी को अपनी किताबों में दोहराया। तो इस तरह एक साहित्यिक रचना, एक कविता, धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बनती चली गई और लोगों की यादों में हमेशा के लिए बस गई। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब कोई कहानी सदियों तक बार बार सुनाई जाती है, तो इतिहास की लकीर कहाँ खत्म होती है और किंवदंती की कहाँ से शुरू होती है? चित्तौड़ की ये दास्तां हमें यही दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ हिस्टोरिकल फैक्ट्स और एपिक स्टोरीज एक दूसरे में मिल जाती हैं, और शायद हम जिसे इतिहास समझते हैं वो असल में घटी हुई घटनाओं और उन्हें बयां करने वाली ताकतवर कहानियों का एक मिला जुला रूप ही है।